हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज का जो करंट अफेयर है उसके बारे में। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज के जो करंट अफेयर्स है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें आज के करंट अफेयर में, सबसे पहले जो हमारी न्यूज है वो ऑयल से रिलेटेड है। देखिए अभी क्या है कि हाल ही में भारत को जो है क्रूड ऑयल में जो है थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा रशिया पर कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं भारत पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है भारी मात्रा में क्रूड ऑयल जो है रशिया से प्राप्त कर रहा था। तो रूसी तेल व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारतीय रिफाइनरियां क्या करेंगी? पश्चिमी एशियाई देशों से अधिक तेल की मांग कर सकता है। जो आपके पश्चिम एशियाई देश हैं, यानी आपके जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज है, वहां से जो है तेल की मांग कर सकता है, क्योंकि रशिया से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है। इस महीने की शुरुआत में रूस के तेल व्यापार के खिलाफ अमेरिका द्वारा घोषित व्यापक प्रतिबंधों का असर भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल के निकट अवधि की आपूर्ति पर पहले ही पड़ चुका है, जिन्हें मास्को के कच्चे तेल के लिए पर्याप्त कार्गो हासिल करना मुश्किल हो रहा है। तो मुश्किल हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे जो है क्रूड ऑयल की डिमांड करनी पड़ सकती है। यह स्थिति भारतीय रिफाइनरियों को रूस की मात्रा की भरपाई के लिए कहीं और मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया की ओर देखने के लिए मजबूर कर रही है, जो वर्तमान में भारत के लिए कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत बाजार हैं। तो रशिया तो जो है बड़ा सोर्स बाजार है ही, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज भी जो है बड़े सोर्स मार्केट हैं आपके, जहां से हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहली जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं जो है क्रूड ऑयल से है। तो क्रूड ऑयल, अगर जो है क्रूड ऑयल की समस्या भारत में होगी तो ये प्रॉब्लम होने से क्या होगा कि भारत में महंगाई बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस भी, फ्यूल के प्राइस आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज आपकी यहां से है। नेक्स्ट न्यूज हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। देखिए, आज का जो युग है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आने वाला भी युग आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। तो इसमें भारत अपना अग्रणी रोल निभा सकता है, अग्रणी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो पहले से ही शीर्ष पर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रणी बनने को तैयार 6 से 8% की सतत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करेगा, ऐसा आपका आईटी मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री जो है आपके सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसा कहा है। उनका मानना है कि जो आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है इसमें वैश्विक नेतृत्व की स्थिति के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जैसे इसने आईटी सेवाओं में अपनी क्षमता को साबित की है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें बात करें। उन्होंने कहा है क्योंकि हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो हम शीर्ष पर हैं, तो उसी प्रकार हमें एआई में भी जो है हम टॉप पर जा सकते हैं, शीर्ष पर जा सकते हैं। और हो सकता है, इनका मानना है कि हम जो है अपनी जो इकोनॉमी है उसको 6 से 8% जो है वो सस्टेन कर पाए, ऐसा जो है हमारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की, जैसा कि मैं पहले भी क्लास में बताया है, का सम्मेलन चल रहा है दावोस में, जो है बैठक है, उसमें जो है हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और आपके और भी सारे जो है भारत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जैसे आपके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसे जो है लोग अभी दावोस की बैठक में गए हुए हैं। ये बातें उन्होंने दावोस जो आपका शहर है वहां WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कहा है, ठीक है। इन्होंने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में समाचार एजेंसी PTI से बात करते कहा कि नवाचार के साथ संतुलन बनाए रखते हुए AI के लिए सभी आवश्यक नियम बनाए जाएंगे। तो ये बातें यहां से हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी जो है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से है, ठीक है। तो आपका जो मझगांव की अगर हम बात करें, ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और जर्मनी की, ये भारत की जो है सरकारी कंपनी है जो शिप बिल्डिंग का काम करती है, ठीक है। वहीं जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी की थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम, ये का इनका ज्वाइंट जो है उद्यम है, भारतीय नौसेना के लिए 70,000 करोड़ के रुपए की स्टील पनडुब्बी सौदे को हासिल करने के करीब पहुंच गया है, क्योंकि ये दोनों जो कंपनियां हैं
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि भारत की है, मुंबई में है। वहीं अगर हम बात करें आपका जर्मनी की कंपनी है थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम, ये जॉइंटली जो है काम करेंगे और 70,000 करोड़ का जो सौदा है वो लगभग करीब पहुंच गया है। ये एमओयू, ये समझौता साइन होने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने तकनीकी आधार पर लार्सन एंड टुब्रो, जिसको हम एलएनटी बोलते हैं, एलएनटी भी जो है एक कंपनी है और भारत में अलग अलग क्षेत्र में जो है ये सुविधा प्रदाता के रूप में काम करती है, और स्पेनिश कंपनी नवांतिया की संयुक्त बोली को खारिज कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आता है आपका रैंकिंग से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रैंकिंग की बात करें, ये जो रैंकिंग है आपकी जो शिक्षक संस्थान है उनसे संबंधित है। तो आईआईएससी की शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। तो ये जो है बेंगलोर की आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन एक रैंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसने वर्ष 2025 की सब्जेक्ट वाइज यानी विषयवार जो है रैंकिंग बनाई है। तो आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, उसने कंप्यूटर विज्ञान में, ठीक है, अपना 96वां स्थान मिला है, यानी 96वां स्थान उसको मिला है कंप्यूटर विज्ञान में, ठीक है। तो ये किसी भी विषय में शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पुट हो सकता है कहीं भी, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है आपकी टीएचई जिसको बोलते हैं, इसकी जो रैंकिंग है उसमें भारत का जो आईआईएससी है यानी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, उसने 96th पोजीशन अपनी बनाई है इसमें, ठीक है। तो शीर्ष 100 में ये जो है आपका शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ये आपके दो जो है पार्लियामेंटेरियन है यानी दो सांसद हैं, दोनों लोकसभा के सांसद हैं। एक जो है आपके इंजीनियर राशिद हैं और दूसरे अमृतपाल सिंह हैं। दोनों करंटली जो है जनप्रतिनिधि हैं, दोनों जेल में बंद हैं, ठीक है। तो दोनों ने अलग अलग अपने अपने संबंधित जो हाई कोर्ट है उसमें याचिका दायर की है। इनका मानना है क्योंकि हम जो है एक बहुत बड़े जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमें जो है संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में जो है हमें जाने का मौका दिया जाए। इनका मानना है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप हमारी आवाज नहीं, उन जनप्रतिनिधियों की आवाज जो है दबा रहे हैं जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है। दोनों की अगर हम बात करें तो जेल में बंद दो सांसदों ने बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया। इसमें जो है एक आपके अब्दुल रशीद शेख हैं, जिनको इंजीनियर राशिद के नाम से नॉर्मली लोग जानते हैं, ये बारामूला से जो है आपके सांसद हैं। वहीं दूसरे अमृतपाल सिंह है जो पंजाब की खडूर साहिब जो है लोकसभा से सांसद है। दोनों ने अपने संबंधित हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे कि अभी ये जो है आपके इंजीनियर राशिद हैं, ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, तो इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं अगर इनकी बात करें, इन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जो है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ में याचिका दायर की है, ठीक है। तो फिर इसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने, जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है, गुरुवार को राशिद की याचिका पर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे जवाब मांगा है, ठीक है। और ये उनकी अपनी दूसरी जमानत याचिका है और इस पर शीघ्र फैसला सुनाने के लिए निचली अदालत को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। बारामूला से जो है वो विधायक है और तिहाड़ जेल में जम्मू कश्मीर की बंद है। वहीं दूसरे जो अमृतपाल हैं, वे पंजाब की खडूर साहिब से जो है आपकी जो आम चुनाव थे उसमें जो है सांसद, निर्दलीय सांसद है, निर्दलीय चुनाव लड़ा था इन्होंने, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें, ये अभी इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनको असम के डिब्रूगढ़ जेल में डाला गया है। इनके ऊपर जो है अलगाववादी होने और जो है देश की सोशल हार्मोनी बिगाड़ने का आरोप है और इनको इसमें डाला गया है। यहीं पे इन्होंने कहा है कि मैं जो है 19 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूं, यानी 19 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरी आवाज को आप ऐसे नहीं दबा सकते, मुझे संसद सत्र में बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी लंबी अनुपस्थिति संसद में उनकी आवाज को सुनने से रोक रही है, ठीक है। तो ये बातें दोनों सांसदों की है। नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनका वीजा जो है सिस्टम होता है जिसको H1B कहते हैं, इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो H1B वीजा है, इससे क्या होगा कि दुनिया भर से जो योग्य लोग हैं वो अमेरिका में आएंगे और अमेरिका को जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में योग्य लोग आए, और H1B मैं इस कार्यक्रम से बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए हमें गुणवत्तापूर्ण लोगों को अपने देश में लाना होगा। अब ऐसा करके हम अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं और इससे में सभी का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा है, ठीक है। तो ये न्यूज किससे है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से न्यूज है। तो H1B वीजा से ये संबंधित है।
नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ये आपकी एक शॉर्ट मूवी है, यानी एक लघु फिल्म है अनुजा, ठीक है, और ये हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो अनुजा की अगर हम बात करें तो 2025 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए इसको नामांकित किया गया है। नई दिल्ली में सेट की गई लघु फिल्म अनुजा को गुरुवार के 97वें अकादमी पुरस्कार में लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकन मिला। एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मुट्टई द्वारा निर्देशित यह फिल्म एलियन और द लास्ट रेंजर जैसी फिल्मों का मुकाबला करेंगी। एलियन और द लास्ट रेंजर जो है आपकी हॉलीवुड की मूवी है, जिनका नामांकन जो है वो आपका जो है देखा जाए तो ऑस्कर के लिए भी किया गया है। फिल्म क्या है? फिल्म की बात करें तो फिल्म में अनुजा नाम की एक छोटी बच्ची है, 9 साल की एक प्रतिभाशाली बच्ची है, और इसे जो है इसकी अगर हम बात करें, मूवी की शॉर्ट मूवी है, आप देख भी सकते हैं इसको। इसमें इस बच्ची को, जो कि कारखाने में काम करती है, कारखाने में काम करना और शिक्षा में एक का चुनाव करना, इस पर आधारित ये मूवी है, ठीक है। तो इसका जो नामांकन है वो शॉर्ट फिल्म है, और ये जो है अकेडमी अवार्ड्स के लिए इसको नामांकित किया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज यहां से एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके। नेक्स्ट देख सकते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 5वां हिस्सा होगी, ऐसी रिपोर्ट आपकी ICRIER ने दी है, ठीक है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वो 5वां हिस्सा होगी आपका, पूरा आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है आपका, उसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या ने एक अध्ययन किया है, ठीक है। उस पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है, और इसमें बताया गया है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बाकी अर्थव्यवस्था की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ेगी, और 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय का 13.42% हिस्सा बन जाएगी, जबकि 2022-23 में 11.74% थी। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा होगी। यह सरकार द्वारा प्रमाणीकरण का पहला ऐसा प्रयास है। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार को मापने का सरकार का पहला प्रयास भी है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे जो है तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो ग्रोथ में देखा जाए तो ऐसा मानना है इस रिपोर्ट का कि आने वाले समय में ये 5वां हिस्सा जो है भारत की पूरे सकल घरेलू उत्पाद का आपकी डिजिटल इकोनॉमी होगी। तो ये ध्यान रहे आपका किससे रिलेटेड है? डिजिटल इकोनॉमी से, ठीक है। तो ये रिलेटेड है आपकी डिजिटल इकोनॉमी से। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी NHRC से। देखिए क्या है कि भारत में आईफोन, एप्पल जो आप फोन यूज करते हैं उसको असेंबल करने वाली एक कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है। तो फॉक्सकॉन पर जो है आरोप था इसका श्रम मंत्रालय का, यानी आपका जो आपका लेबर डिपार्टमेंट है, सॉरी श्रम विभाग का, लेबर डिपार्टमेंट का। तो लेबर डिपार्टमेंट का आरोप यह था कि इस संस्था ने, फॉक्सकॉन ने जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आपके, यानी मानव के अधिकारों का उल्लंघन किया है। वो कैसे किया है? क्योंकि इनका मानना है कि इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती प्रथाएं होती हैं, तो इसमें ऐसा माना गया है कि इसमें विवाहित जो महिलाएं हैं उनको रिक्रूट नहीं किया गया था। ऐसा आरोप था कि फॉक्सकॉन जो थी, विवाहित महिलाएं इसमें जो काम करती हैं उनको रिक्रूट नहीं किया गया था, भर्ती नहीं किया गया था। मामला NHRC जाता है। NHRC जो है श्रम विभाग को जांच करने का आदेश देता है, लेकिन जांच करने में श्रम विभाग विफल हो जाता है। तो यहां पे देखा जाए तो NHRC ने फॉक्सकॉन की भर्ती मामले में श्रम विभाग की जांच को गलत बताया और कहा कि आप दोबारा से जो है जांच कर सकते हैं। इनको दोबारा से जांच करने के इनके आदेश दिए हैं। इनके ऊपर आरोप यही है कि ये जो कंपनी है आपकी, इसकी अगर हम बात करें, ये तमिलनाडु राज्य में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जून में संघीय और तमिलनाडु राज्य के अधिकारियों को फॉक्सकॉन की भर्ती प्रथाओं की जांच करने का आदेश दिया, ठीक है। जब राइटर्स की जांच में पाया गया कि निर्माता ने अपने दक्षिण भारत के प्लांट में आईफोन असेंबली नौकरियों से विवाहित महिलाओं को बाहर रखा था, ठीक है, तब ये जो है मामला जांच के लिए गया था और जांच को करने में श्रम विभाग विफल रहा था, ठीक है। तो ये न्यूज उससे संबंधित है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी हमारी जो है जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी एक जो है एक सीमा की सुरक्षा की फोर्स है जिसका नाम है BGB, और हमारा सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनकी अगर हम बात करें तो ये 16 से 20 फरवरी तक इनकी जो है दिल्ली में BGB के साथ वार्ता करेगी। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी BGB के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की वार्ता का अगला दौर 16 से
20 फरवरी तक होगा। महानिदेशक स्तर की मतलब ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं, वहीं बीजीबी के जो उनके महानिदेशक हैं, दोनों की वार्ता 16 से 20 फरवरी तक जो है ये वार्ता चलेगी। द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों देश की, ठीक है। द्विवार्षिक वार्ता पहले ढाका में आयोजित की गई थी। अधिकारी ने कहा कि सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाना, सीमा पार अपराध और समन्वित गश्त वार्ता के एजेंडे होंगे। बीएसएफ पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा भी जो है उठाएगा कि आप जो है जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं, यानी वहां पे जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं खासतौर पे, उन पर जो है वहां की जो मेजोरिटी है उसके द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इस मुद्दे को भी जो है बीएसएफ इस वार्ता में उठाएगी। तो 16 से 20 फरवरी तक दोनों महानिदेशक स्तर की वार्ता होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। अब ये जो है यहां पे अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना के पोत ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया। तो भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण पूरा कर लिया है, जिसमें 25,000 वर्ग समुद्री मील से अधिक का विस्तृत क्षेत्र शामिल है। सर्वेक्षण की निष्पक्ष शीट तथा नव तैयार समुद्री चार्ट गुरुवार को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को सौंप दिए गए हैं। तो हम मॉरिशस के लिए ये कर रहा है, हमारा एक नेवी का वेसल है, इसने अपना जो सर्वे है उसको फिनिश कर दिया है। तो ये न्यूज इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो नए समुद्री चार्ट के निर्माण से मॉरिशस को अपने समुद्री बुनियादी ढांचे, संसाधन प्रबंधन और तटीय विकास योजना को विकसित करने में मदद मिलेगी। यह समुद्री विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत और मॉरिशस के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाता है। तो हमने ये मॉरिशस के लिए किया है। मॉरिशस जो है अपनी जो समुद्री प्रबंधन है उसके विकास में आगे बढ़ेगा और उसके लिए अपनी योजनाएं तैयार करेगा। तो ये न्यूज जो है इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो विक्रम मिश्री से है। विक्रम मिश्री एक्चुअली आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये अभी बीजिंग का दौरा करेंगे, बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल सिटी है, वहां पे ये जाएंगे और भारत और चीन सभी वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करना ये चाहते हैं। कि भारत और चाइना के जो संबंध है वो फिर से पटरी पे आए और सभी वार्ता तंत्रों को हम फिर से पुनर्जीवित करें, ठीक है। तो विदेश सचिव जो है इन्होंने उप विदेश मंत्री वहां के सुन विदोंग से मिलेंगे और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा और मानसरोवर यात्रा पर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि मानसरोवर यात्रा जो है वो भी हमें चाइना की टेरिटरी में आता है, इसलिए उनसे बात करना जरूरी है। तो इस मुद्दे पर भी बात होगी। व्यापार मुद्दे और जल विद्युत परियोजनाओं पर जो चिंताएं भी उठ सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले न्यूज में बताया था कि जो है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जिसको जो है शांगपो रिवर कहा जाता है आपका चाइना के अंदर, तो उस पर जो है एक बड़ा डैम बना रहा है, बड़ी परियोजनाएं बना रहा है, जिससे जो है हमारे यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसे मुद्दे भी जो है वो उठाए जाएंगे, ठीक है। यह बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी आपकी एलएसी होती है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। इस पर गतिरोध समाप्त करने समझौते के बाद हो रही है, जिससे मोदी और शी जिनपिंग ने मंजूरी दी थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री रविवार को बीजिंग की यात्रा करेंगे, जो इस बात का एक और संकेत है कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सैन्य गतिरोध को लेकर 1 साल के अंतराल के बाद सभी वार्ता तंत्रों को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देखिए क्या है कि चाइना भी जो है हमारे साथ ज्यादा गतिरोध नहीं चाहता है, ठीक है। चाइना की का भी जो है हमारे साथ जो है ट्रेड है, और देखा जाए तो भारत जो है चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में चलता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये सारी चीजें दोबारा से पुनर्जीवित करने की बातें हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी, ये आपकी लाउड स्पीकर से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है लाउड स्पीकर पर अपना एक जो है फैसला सुनाया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से धार्मिक संस्थानों को ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए तंत्र अपनाने के निर्देश दिए, क्योंकि जो है लाउड स्पीकर आप जो है रिलीजियस जो आपके पैलेसेस होते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद, इन पे लाउड स्पीकर होते हैं। तो लाउड स्पीकर को कैसे कंट्रोल किया जाए, इससे ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि लाउड स्पीकरों का प्रयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म है उसमें जो है लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य हिस्सा नहीं माना गया है, इसलिए जो है इस पर कंट्रोल यानी नियंत्रण इस पर रखा जा सकता है। न्यायालय ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का जो है आदेश दिया है। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एससी चांडक की खंडपीठ ने कहा कि शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई तो उसके अधिकार का किसी भी तरह प्रभावित होंगे। देखिए क्या होता है कि मेनली है
कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स में होता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि अगर आप लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाउड स्पीकर बजाएं। ऐसा बंबई हाई कोर्ट ने जो है अपनी टिप्पणी में कहा है। उन्होंने कहा है कि वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का या आपका मूल अधिकारों का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ठीक है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह धार्मिक संस्थानों को ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए तंत्र अपनाने तथा ऑटो डेसिबल सीमा के साथ कैलिब्रेटेड ध्वनि प्रणाली को अपनाने का निर्देश दिया है। तो ये जितने भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर लाउड स्पीकर के प्रयोग की बातें आई हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइज जो है आज की जो क्लास है, आज की क्लास इतना ही। जो है हमारी जो है क्लासेज को देखने के लिए या हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप गुरुकुल माइंड हमारा जो चैनल है उसको आप जो है तो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारा जो एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, आप आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप 8882608880 पर हमें जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास जो है इस क्लास का जो भी कंटेंट है आपको, यानी करंट अफेयर का कोई भी कंटेंट आपको रीड करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.gurukulmand.com पर जाकर उसको रीड कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।